तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो भाई, आज हम टोटल 12 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 12 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आप सभी का डाउट जो है किसी न किसी ने ये पूछा है। जो कि देखो, जो भी डाउट पूछते हैं लोग वो अच्छे क्वेश्चन ही पूछते, जाहिर सी बात है। तो आप इसको एक बार देख लेना भाई। 12 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है इनमें से किसी एक पर आधारित क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको स्किप ना करें, ठीक है। बाकी चलो क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। टोटल देखो कि कितने क्वेश्चन है। ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 12 क्वेश्चन टोटल हमें यहाँ पर देखने, और 12 क्वेश्चन में इस 12 क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। बाकी अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट पूछ सकते हो। कहाँ पर? टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। उसका जो यूज़र आईडी है वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, @exampics-chat। आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हो। बाकी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ आपको एग्जाम्पिक्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ भी मिल जाएगी आपकी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाकी सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो आज एक और वीडियो आने वाली होगी, जो कि लास्ट मॉक होगा, लास्ट मॉक का, जो कि ओलिव बोर्ड एप्लीकेशन पे जो लाइव है वहाँ पर। तो मैं उसमें बेसिकली 3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में समय को मैनेज करना है, ठीक है। और टेस्ट जो भी आप अपने एग्ज़ाम को देंगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको पैनिक में आकर कुछ भी अटेम्प्ट कर देना है, देन चीज़ें जो होती है वो सही नहीं होती है। तो उस चीज़ में हम बाद में बात करेंगे, जब मॉक वाली वीडियो लाएंगे हम उस पर। हो सकता है शाम से डालें उसको, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से करिए, उसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद पढ़िए, देन ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है फिर आप इस सोल्यूशन को देखिए। बोला क्या है कि रेहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया। उसने क्या किया कि 40,000 रुपये जिसका मूल्य था स्कूटी का, दुकानदार को 25,000 रुपये के नकद भुगतान और 4 महीने के 4,000 रुपये किस्त रखने की मतलब कि शर्त रखी गई, ठीक है। बोली गई कि भाई डाउन पेमेंट कर दो 25,000 रुपये की, और 4,000 की जो किस्त है 4 महीने तक आप यहाँ से बनवा लो और स्कूटी जो है अपने घर ले जाओ। तो बोला गया है कि भाई कि किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जिस ब्याज पर स्कूटी बेची वो ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें रेट जो है, ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर स्कूटी बेची गई उस ब्याज दर यानी कि रेट को हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताना है। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ कि भाई एक स्कूटी की कीमत कितनी है? 40,000 रुपये है, ठीक है। एक दुकानदार बोल रहा है कि आप यहाँ से 25,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर दो, देन 4,000 रुपये का क्या करो, किस्त बनवा लो। तो अब हमें ये बताओ कि 4,000 रुपये की उसने बोला कि 4 किस्त बनवा लीजिए भाई, यानी कि आपको 4 बार में 4-4 हज़ार करके 16,000 रुपये पेड करना है। 25,000 आपने यहाँ से पेड कर दिया, यानी कितना रिमेनिंग अमाउंट हो गया यहाँ से 15,000। आपको देना है 15,000, लेकिन आप दे कितना रहे हो? 16,000 रुपये दे रहे हो। यानी 1,000 जो आप एक्स्ट्रा यहाँ से दे रहे हो, 1,000 जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो यहाँ से, वो क्या है आपका? वो आपका है इंटरेस्ट। इसी का रेट फाइंड आउट करना है कि 1,000 रुपया जो आपने एक्स्ट्रा दिया उस पर कितना रेट लगा, इंटरेस्ट कितना लगा, ठीक है। आपने ऐसे समझ लिया, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लो भाई, जैसे कि 40,000 रुपये थे, इनमें से 25,000 रुपये माइनस कर दो तो बचे कितने भाई आपके? 15,000 रुपये। और इस 15,000 रुपये को भाई आपको देना है किस्त के रूप में, यानी इस 15,000 रुपये पर आपको किस्त देना है, ठीक है। 15,000 रुपये पर किस्त देना है। कितने? 4-4 हज़ार का 4 बार देना है। आपने 4,000 एक बार किस्त दिया, कितना बचा? 11,000 रुपये बचे, ठीक है। 11,000 रुपये बचे, 4,000 आपने किस्त दे दिया, तो देन 4,000 पहला किस्त हो गया, ठीक है। ये पहला किस्त है। दूसरा किस्त आपने 4,000 रुपये की दिया, अगर दूसरा किस्त आपने 4,000 रुपये की दिया तो 7,000 रुपये बचे। तीसरा किस्त आपने दिया तो 3,000 रुपये बच गए। लेकिन जब चौथा किस्त दोगे आप तो 4,000 रुपये को दोगे। चौथा किस्त जब आप दोगे तो 4,000 रुपये को दोगे, लेकिन आपको देना कितना है? 3,000 ही रुपये देना है। कितना देना है? 3,000 रुपये देना है। तो आप सबसे पहले सिंपल इसको ऐड कर लो तो आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा यहाँ से,
ठीक है। आप इस 40,000 को भूल जाओ फिलहाल। आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 40,000 रुपये तो प्रिंसिपल है यहाँ पर, नहीं भाई 40,000 रुपये तो आपको एक्चुअल प्राइस नहीं है इसका प्राइस है 40,000 रुपये। इस पर आपने डाउन पेमेंट किया 25,000 रुपये का, तो अब जो आपको रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही जो 15,000 रुपये है, इन पर भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना 4 महीने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया 4-4 हज़ार किस्त देकर। यानी कि ये पहला बार हमने 4,000 किस्त दिया तो 11,000 रुपये बचे, फिर 4,000 रुपये किस्त दिया तो 4,000 रुपये बचे, फिर 4,000 हमने किस्त दिया तो 3,000 रुपये बचे। अब चौथा जब मैं किस्त देने जाऊँगा तो वहाँ पर 1,000 में एक्स्ट्रा इसको दे रहा हूँ, क्योंकि हमें देना 3,000 है, लेकिन चौथा किस्त है कितने की, 4,000 रुपये की है। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 10 25 और 11 कितना हो जाएगा आपका 36, यानी 36,000 रुपये। 36,000 रुपये, देखो आप समझो यहाँ से कि 36,000 रुपये, 36,000 रुपये, ठीक है, 36,000 रुपये पर एक महीने में आपको ब्याज देना पड़ रहा है कितना, 1,000 रुपये। 36,000 रुपये पर एक मंथ में आपको ब्याज देना पड़ रहा है कितना, 1,000 रुपये। तो आप बताओ कि 12 महीने में, क्योंकि 1 साल का होना है ना, 1 साल का रेट आपको बताना है, ब्याज इंटरेस्ट बताना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम में कैलकुलेट होता है। तो एक महीने में अगर आपने 1,000 रुपये का ब्याज दिया तो 12 महीने में कितना ब्याज देना होगा आपको, 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये का एक महीने में आपने 1,000 रुपये का ब्याज दिया तो 12 महीने में कितना देना होगा, 12,000 रुपये का ब्याज देना होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि भाई 36,000 रुपये पर 12,000 आपको ब्याज देना पड़ेगा। 36,000 रुपये पर 12,000 ब्याज देना पड़ेगा, तो रेट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर रेट हो जाएगा 12,000 इंटू 100 बटे में 36,000 इंटू टाइम कितना है, 1 साल। 3 जीरो से आपका ये कट जाएगा और 12 3 36, यानी 100 बटे में 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 33% ही दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 33 सही 1/3%। सिंपल आपको इस तरीके क्वेश्चन में यही करना है भाई कि अगर जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है एसआई का, उसमें आपको यही देखना होता है भाई कि अगर जो कोई डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग भी हो जाता है कभी कभी, जिसमें डाउन पेमेंट आपको नहीं करनी होती है। ये डाउन पेमेंट का क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो एक बार कि भाई 40,000 रुपये था, ठीक है, 40,000 रुपये था, 40,000 रुपये में 25,000 उसने डाउन पेमेंट कर दिया, अब बचा उसे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में 4 बार का किस्त देना है। पहला किस्त दिया तो 11,000 रुपये, दूसरा किस्त दिया 7,000 रुपये, तीसरा किस्त दिया 3,000 रुपये। चौथा किस्त जब वो देने जाएगी तो भाई उसे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी, यानी कि 1,000 का ब्याज है, 1,000 का ब्याज लेगा। यानी चौथा किस्त में 1,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिया। 1,000 क्या है, उसका रेट है, ठीक है, रेट नहीं बोले, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक तरह से क्या आएगा, प्रिंसिपल फॉर्म होगा। इसको जो मैं जोड़ूंगा तो एक तरह से क्या प्रिंसिपल फॉर्म होगा, कितना, 36,000 रुपये का। और 36,000 रुपये मैंने क्या दिया भाई, ये 3,000 हमें देना था, लेकिन हम यहाँ से दे कितना रहे, 4,000 रुपये, यानी कि 1,000 यहाँ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी कि 36,000 रुपये पे 1,000 का हमें ब्याज देना पड़ रहा है 1 महीने के लिए। तो 12 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 12,000 रुपये। 12 महीने में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 12,000 रुपये। तब यहाँ से रेट निकाल सकते हो, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप इसका जवाब कमेंट में हमें दीजिएगा। आप इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको क्या करना है अभी बताना है, इसको मिटा देता हूँ। देखो भाई कि मान लो कि एक बाइक है, उसका प्राइस कितना है, प्राइस है भाई 52,000 रुपये। जो दुकानदार है उसने डाउन पेमेंट बोला कि भाई डाउन पेमेंट कीजिए, डाउन पेमेंट किए कितना का, 26,000 रुपये का। और जो है इस स्कूटी को घर ले जाइए और 5 किस्त बनवा लीजिए। आप कितने का बोले, 5 किस्त, ठीक है, 26,000 ना, 5 किस्त आप बनवा लीजिए, 6,000 का, 6,000 का 5 किस्त बनवा लीजिए, ठीक है भाई, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, किस्त, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, किस्त बनवा लीजिए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, रेट आपको फाइंड आउट करना है कि किस रेट पर दुकानदार ने इस इंस्टॉलमेंट को दिया और उसका ब्याज दर कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसको कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। आपसे हम जवाब की प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि पीछे वाले क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि एक कलाकार है, अकेले एक पेंटिंग 22 दिनों में पूरी करता है। प्रत्येक दिन एक नया कलाकार इस कार्य में शामिल होता है।
और 2y+3 दिन में मूल पेंटिंग को 2 बार पूरी की जाती है। यह मानते हुए कि प्रारंभ से 8वें दिन के बाद कोई भी कलाकार शामिल नहीं हुआ है, y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक आर्टिस्ट है, एक पेंटिंग को 22 दिन में कंप्लीट करता है। अगर एक आर्टिस्ट किसी पेंटिंग को 22 दिन में कंप्लीट करता है तो हम टोटल वर्क 22 इसको मान सकते हैं, टोटल वर्क 22 मान सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल भाई टोटल वर्क मैं 22 मान सकता हूँ। फिर बोला गया है कि प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक अगले दिन एक नया कलाकार शामिल होता है। यानी कि मान लो पहला दिन एक कलाकार हुआ, दूसरा दिन एक और शामिल हुआ 2, तीसरा दिन एक और शामिल 4, चौथा दिन एक और शामिल 4, ठीक है, पांचवा दिन एक और शामिल हो गया, छठवां दिन एक और, सातवां दिन, इसी तरीके से 8वां दिन तक शामिल हुआ। कलाकार जो है इसमें शामिल होते गए, कलाकार क्या हुए इसमें शामिल होते गए। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये चीज़ें क्या है, एपी में है। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि एपी में है। अगर ये चीज़ें बड़ी होती, यहाँ पर 10, 15, 20 यानी कि 20 दिन की बात की होती, तो उसको हम क्या करते भाई, डायरेक्ट यहाँ से सम ऑफ एपी निकाल देते। पर यहाँ पर चीज़ें क्या है, आसान है। कैसे? क्योंकि 8 तक जोड़ना कोई हार्ड थोड़ी है भाई। 3 और 2 5, 4 9, 9 5 14, 1 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना होता है भाई, 21 और 7 28, 28 और 8 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर कितने हो गए, 36 हो गए, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए, 36 हो गए। अब देखो भाई, अगर इस कार्य में शामिल होता है, ठीक है, 8वें दिन के बाद कोई भी कलाकार शामिल नहीं होता है, 8वें दिन के बाद कोई भी इसमें कलाकार शामिल नहीं होता है। ये प्रक्रिया सिर्फ 8 दिनों तक ही चलती है। 9वां दिन सिर्फ वही कलाकार आता है जो पहले था, ठीक है, 9वां दिन वही कलाकार आता है जो पहले था। तो आप हमें बताओ कि इन 8 दिनों में होता क्या है, कि इस 8 दिनों में होता क्या है कि 2y+3 दिन में, यानी कि इस 8 दिन में 8 दिन में जो भी कलाकार होते हैं, जो काम करते हैं, वो 2y+3 दिन में ये पेंटिंग को 2 बार कंप्लीट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मूल वर्क यानी कि टोटल जो वर्क हमें दिया था वो 22 था, टोटल वर्क 22 था। तो अब ये जो वर्क है 2 बार कंप्लीट हो गया, यानी कितना हो गया, 44 का हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि जब ये 8 दिनों तक ये चीज़ें चलती है, इसमें ये पेंटिंग 2 बार कंप्लीट होती है। यानी कि एक आर्टिस्ट इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में 22 दिन का समय लेता है। यानी कि ये पेंटिंग 2 बार, यानी क्या करें, 2 बार कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि एक बार ये कंप्लीट हो गया, पुनः 2 बार एक और बार इसको दोहराई गई। यानी कि अब टोटल वर्क 22 ना रह के कितना हो गया, इसका 2 गुना कितना होगा, 44 हो गया, ठीक है, 2 गुना कितना होगा, 44। अब देखो काम कितना होता था, एक काम हो रहा था ना, तो 8 दिन में काम कितना हुआ होगा, 36 काम हुआ होगा, 36 काम हुआ होगा 8 दिन में। लेकिन यहाँ पर देखो भाई काम कितने हो रहा है, 44 हो रहे हैं कि 44 हो रहे हैं, यानी कितना काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ये कितना काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 8 काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है, 8 काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 8 काम कब एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 8 काम जो है भाई, 8 दिनों तो 36 काम हुए, हमें 44 काम करना है। तो इससे अगला दिन 9वां दिन जो आएगा भाई, जो 9वां दिन आएगा काम करने के लिए, वो पहला वर्कर आएगा 9वां दिन काम करने के लिए। यानी कि 9वां दिन जब आएगा वो काम करने के लिए, तो ये जो काम है भाई, ये 8, देखो भाई 1 से लेकर 8 व्यक्ति हैं, 8 के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 से लेकर 8 तक 9वां दिन काम करेंगे। तो 9वां दिन जो व्यक्ति आएगा काम करने के लिए, जो व्यक्ति आएंगे इस काम को कंप्लीट कर देंगे। यानी काम जो है कंप्लीट हो जाएगा कितने, 9वें दिन में, काम कंप्लीट होगा 9वें दिन में। अब देखो 9 दिन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है कितना, 2y+3, यानी कि 2y+3 की वैल्यू 9 दे रखा है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं भाई कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि भाई कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आर्टिस्ट है, अकेले जब काम करता है तो वो काम को 22 दिन में कंप्लीट कर लेता है। प्रत्येक अगले दिन एक नया आर्टिस्ट उसके साथ ज्वाइन होता है और इस तरीके से वो 2y+3 दिन तक काम करते हैं, 2y+3 दिन तक काम करते हैं। और इस केस में होता क्या है कि पूरी पेंटिंग जो है 2 बार कंप्लीट हो जाती है। बोला गया है कि हम मानते हुए कि प्रारंभ से 8वें दिन के बाद कोई भी कलाकार शामिल नहीं होता, यानी कि प्रारंभ से 8वें दिन तक तो ये काम करते हैं, एक एक शामिल होता आता है, लेकिन अगले दिन कोई भी शामिल एक्स्ट्रा कलाकार नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8वें दिन तक जो काम हुआ होगा वो 36 काम हुआ होगा, और इन दिनों में पेंटिंग जो है 2 बार कंप्लीट हुई होगी, यानी कि 2y+3 दिन में पेंटिंग 2 बार कंप्लीट हुई होगी। तो अब जो भाई आपका हुआ होगा ये काम कितना हुआ, 44 हुआ होगा। यानी कि पहले 22 काम था, अब 2 बार पेंटिंग कंप्लीट हुई तो काम कितना होगा, 44 हो गया। अब 8वें दिन तक काम हमें कंप्लीट कितना हुआ है, 36 काम कंप्लीट हुआ है। तो 9वें दिन में काम कितना हुआ, 8 काम आएगा। 9वें दिन में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 9वें दिन में ये काम कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 काम रिमेनिंग शेष बच गए थे। अब इस 9वें दिन में 8 काम जब कंप्लीट होगा, ये 9वें दिन में जब 8 काम कंप्लीट होगा, तो ये जो वे
2y+3 दिन की बात की जा रही है। कब? ये किसकी बात की जा रही है? 9 दिन की ही बात तो की जा रही है, ये 9वें दिन की ही बात की जा रही है, क्योंकि इसी दिन में कंप्लीट जो पेंटिंग 2 बार कंप्लीट की जाएगी। तो 2y+3 की वैल्यू 9 दे रखा है, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही हमसे पूछा गया था। डेट्स इट। अगला क्वेश्चन आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। आप एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। ए और बी जो है एक साथ एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए है, ठीक है, ये होगा, ए अकेले आधा काम करता है और उसके बाद बी जो है शेष कार्य पूरा करता है, तो कार्य 64 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए दो और बी द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लगने वाला समय का अंतर आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं कि ए जो है किसी काम को x दिन में करता है, बी जो है उसी काम को y दिन में करता है। टोटल वर्क xy हो जाएगा और x ए का एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी भाई? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी y और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी x। इतना तक बात क्लियर हो रही होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि दिन की संख्या कैसे निकालते हैं, हम दिन की संख्या ऐसे निकालते हैं कि भाई टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी बराबर डेज, यही होता है। अब टोटल वर्क कितना है? x और y है, तो हम कर सकते हैं xy बटे में दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? x + y बराबर डेज की संख्या कितनी है? 24। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में जाते हैं भाई। सेकंड में यह बोला गया है कि भाई कि ए जो है अकेले आधा काम करता है, यानी कि ए का एफिशिएंसी अगर y है तो हम कह सकते हैं कि x बटे में, ठीक है, y बटे में आधे काम कितना होगा? y बटे में 2 काम किया होगा भाई। आधे काम की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यही होगा ना। उसी तरीके से हो जाएगा कितना? x बटे में 2। और काम कंप्लीट हो रहा है कितने में? 64 दिन में। यहाँ में 64 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि x + y मैं यहाँ से निकालूं तो 64 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 128। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर लो, यानी कि अगर मैं x + y को यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ से मैं देखूंगा कि x y की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रही है 128 × 24। यही आ रहा है ना कि ऐसे हमें दो संख्या की तलाश करनी है जिसको सम करने पर 128 है, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये वैल्यू है। तो आप बोलोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे इस चीज़ को? अब यहाँ से आपको क्या करना है? ऑप्शन का सहारा लेना है। अगर मैं भाई देखो, क्योंकि हमें दे रखा है क्या कि दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना, वही हमारा आंसर दे रखा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैं अगर बोलूँ कि x - y अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ और एक्स वाई को फिलहाल यहाँ से भूल जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अगर मैं एक्स वाई यहाँ से रखता हूँ, पहला ऑप्शन अगर मैं 72 रखता हूँ भाई, तो आप देखोगे भाई इसको मैं काट दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 5 बटे में 2 यानी कि 28। x की वैल्यू 28 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 28 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? 100। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी हमारा ये वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आने के लिए हमें क्या लास्ट का डिजिट कितना चाहिए? 2 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। हमें अगर मैं यहाँ से 40 देखता हूँ तो हो जाएगा 8, हो जाएगा कितना? 8 यानी कि हो जाएगा कितना आपका? 44। अब देखो 44 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कितना? 4, हो जाएगा 8। यहाँ पर डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं 48 रखूँगा तो अब आपको क्या करना है? अगर मैं यहाँ से 48 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80। 80 का हो जाएगा कितना आपका? 40। एक तो 40 हो जाएगा, दूसरा कितना जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, हो जाएगा 88। यानी कि यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो 0 तो हमें नहीं चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं 64 को यहाँ पर रखूँगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2, 62 ये होगा ना। 8 में से 4 गया 2, 12 में 6 गया 6। अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा कितना? 31, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। अच्छा 4 हो जाएगा यहाँ पर ना, 4 हो जाएगा या कितना हो जाएगा? 6, यानी कि हो जाएगा कितना आपका? 32। यानी कि x की वैल्यू 32 है। अगर y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 11 में से 3 जाएगा 8, 3 11। अब देखो इसका डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कभी करोगे और इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम आएगा।
तो भाई इस तरीके क्वेश्चन को मेरे पास तो सिर्फ यही सोल्यूशन है कि आप इसको वेरीफाई करो इक्वेशन बनाकर, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कुछ और सोल्यूशन है तो इसका कमेंट कर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना था सिंपल कि भाई एक्स और वाई के जो डिफरेंस है और जो प्लस है, ठीक है। एक्स प्लस वाई 28 और एक्स माइनस वाई कितना आना चाहिए, और एक्स वाई की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू है उससे मैच करना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ से ऑप्शन का सहारा लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़िए इसको और उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहित ने 10,000 रुपये की राशि दो अलग अलग स्कीम पर निवेश किए, एक का रेट 14%, दूसरे का रेट 11% है। 2 साल के लिए निवेश किए गए और कुल जो रकम है ब्याज 2726 रुपये। तो पीपीई में निवेश की गई राशि कितनी थी। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पहले में रेट आपका कितना है भाई, 2 है, एन एस सी और पी पी एफ, ठीक है, पीपीएफ है। अगर ये 14% रेट लग रहा है, ठीक है, 14% रेट लग रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई 2 साल में कितना हो जाएगा 28, 2 साल में रेट कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल में रेट आपका 28 होगा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, मैं समझ रहा था कि ये साधारण ब्याज है, ठीक है। तो कोई चक्रवृद्धि है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम सबसे पहले सक्सेसिव निकालेंगे रेट का। तो अगर मैं पहले केस में देखूँ 14% का, यहाँ पर सक्सेसिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा 14 + 14, क्योंकि x + y + x y बटे में 100 होता है, या कितना 28 + 1.96 यानी कितना हो जाएगा 29.96। और सेकंड केस में कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका हो जाएगा 11 दूनी का 22, यानी 22 + 1.21 यानी हो जाएगा 23.21%। अब देखो ये 100 है, तो यहाँ से 100 कट जाएंगे, यहाँ से भी 100 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा इनको मिलेगा 29.96, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा 23.21, और ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है 27.26 मिल रहा है। एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, ये हो जाएगा कितना 072, और यहाँ पर जो हम लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 504, ठीक है। अब इनका रेशियो ले लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा, रेशियो ले लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। किससे काटे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 27 से काटते हैं ना, 27 कटेगा कितने बार में 10 बार में, 27 से कम 27, 10 में 7 या 3 और 1, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 5, सिंपल 5 से काट के देखते हैं एक बार, कहीं बोल रहा है 5 × 8 = 40, 5 से कम 5, ये हो जाएगा 5 × 25, 5 × 4 = 20, 27 × 3 = 81, 27 × 2 = 54, 3:2, ठीक है, 3:2, यानी कि हम कर सकते हैं भाई 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 10,000 रुपये दे रखी है, यानी इसका कितना गुना है 2000 गुना ज़्यादा है। तो हम कर सकते हैं, बोला गया कि पीपी पर निवेश की गई राशि कितनी है, पीपी कितना है 2 है, यानी यहाँ से कर दो 2000, हो जाएगा कितना आपका 4000 रुपये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो हम कह सकते हैं भाई कि जो पीपी के स्कीम पर निवेश की गई राशि थी वो कितनी थी 4000 रुपये थी। अगर आप यहाँ से CI ना दे के SI दिया रहता तो आप डायरेक्ट यहाँ से रेट से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। यानी कि हमें SI के केस में क्या होता है भाई, रेट जो पहले साल के ब्याज है वही दूसरे साल के भी ब्याज मिलती है, वही तीसरे साल की होती है। लेकिन CI के केस में ऐसा नहीं होता है, चीज़ें अलग हो जाती है, क्योंकि पहले साल का ब्याज दूसरे साल का प्रिंसिपल की तरह काम करता है। यानी पहले साल का ब्याज और पहले साल का ये प्रिंसिपल जोड़ के करेगा अमाउंट, और दूसरे साल के लिए ये जो अमाउंट रहेगा वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए मैंने सक्सेसिव निकाला इनका, ताकि अमाउंट पता कर सकूँ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल निर्माता है और साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% कम करता है, तो
जो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या जो है 700% बढ़ जाती है। शुरुआत में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। हम मान लेते हैं कि भाई एक साइकिल का कीमत, जो सबसे पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक साइकिल की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो स्टार्टिंग में इसे 140% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका एसपी कितना हो जाएगा, 240 रुपये। अगर ये इसका सीपी है तो ये कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 140% बढ़ाएंगे तो 240 हो जाएगा ना। अब बोला गया है कि भाई जैसे इसकी एसपी को मैं 50% कम करता हूँ, यानी कि 120 लाता हूँ यहाँ से, तो जो इसकी संख्या है वो 700% बढ़ जाती है। एक का 700% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8। यानी कि पहले एक साइकिल बिकता था, तब साइकिल कितना बिकने लगा, 8 बिकने लगा। कितना बिकने लगा, 8। और एक साइकिल का प्राइस 100 रुपये थे, तो 8 का कितना हो जाएगा, 800 रुपये। कितना हो जाएगा, 800 रुपये। अब एक साइकिल का प्राइस यहाँ पर कितना था, 120 रुपये था, तो 8 साइकिल कितना हो जाएगा, इंटू 8 करो, यानी कितना हो जाएगा, 12 96 960। यानी 800 के सामान को 960 में बेच रहा था, 160 का प्रॉफिट बटे में 800 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना आपका, 20%। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा था भाई, 20% का हो रहा था उसे। सॉरी, अब जो नया प्रॉफिट होगा उसे कितना होगा, 20% का। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक स्टेशन से रवाना होती है, 90 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है, उसका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट के कारण जो होती है उसकी जो स्पीड होती है 1/3 जो है रिड्यूस हो जाती है, और अपने डेस्टिनेशन पर 2 घंटे 20 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले हुआ होता तो वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य पर 2 घंटे 32 मिनट लेट पहुंचती। तो आपको बताना है कि इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा और डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड द डेस्टिनेशन, यानी कि ट्रेन और जो डेस्टिनेशन है जहाँ से ट्रेन चली है, स्टेशन और डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। अब देखो इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि मान लो ट्रेन यहाँ से चली, यहाँ पर आई, ट्रेन यहाँ से चली, यहाँ पर आई, टोटल 90 किलोमीटर इसने जर्नी को ट्रेवल किया और उसका हुआ यहाँ पर एक्सीडेंट, भयानक। क्या यहाँ से भयानक, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है भाई, एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया। अब हुआ क्या, एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ कि जो उसका डेस्टिनेशन था यहाँ पर पहुँचने का, यहाँ पर उसने 2 आवर्स 20 मिनट लेट पहुँची, 2 घंटे 20 मिनट देरी से पहुँची। सेकेंड कंडीशन हमें दे रखा है कि अगर मान लो कि एक्सीडेंट ये यहाँ पर हुआ होता है, 18 किलोमीटर पहले हुआ होता है यहाँ पर, तो अब जो अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुँचती वो 2 घंटे 32 मिनट का देरी से पहुँचती, 2 घंटे 32 मिनट की देरी से पहुँचती, 2 घंटे 32 मिनट का देरी से पहुँचती। अब देखो भाई, इस पहले वाले जो एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था और दूसरे वाले जो एक्सीडेंट हुआ था, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर है। इतना तक बात आपको क्लियर हो रही होगी, इतना तक बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट से पहले जो उसकी स्पीड होती है, एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। यानी कि एक्सीडेंट से पहले उसकी स्पीड 3 थी, तो अब उसमें 1 का कमी, यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्सीडेंट के बाद जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें 2 हो गया। यानी कि यहाँ भी उसका स्पीड कितना था, 3 था, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट 3 तो स्पीड यहाँ पर था यहाँ से लेकर, लेकिन जब यहाँ से एक्सीडेंट हुआ तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी सिंपल भाषा में मैं ये बोलूँ कि भाई इस और इस पॉइंट पे गैप कितना का है, देखो 18 किलोमीटर का, क्योंकि हमें जो भी चीज़ डिसाइड करनी है, क्योंकि यहाँ से स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है, यहाँ भी स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। वेरिएशन आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि वेरिएशन हमें देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। हाईलाइटर किधर है, ये है। वेरिएशन हमें देखने के लिए कहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ पर मिल रहा है। इस वाले जो रीजन है ना, यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर घटी होगी हम इसी से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, वो देख रखा है 3:2। तो देखो टाइम, देखो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं टाइम का
जो रेशियो हो जाएगा वो इसका रिवर्स यानी कि 2:3 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में गैप कितना का भाई 2 घंटे 20 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ पर 2 घंटे 32 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि कितना गैप हो रहा है 12 मिनट का। यानी कहने का मतलब है कि एक की वैल्यू कितनी है 12 मिनट। अगर एक की वैल्यू 12 मिनट है तो इसकी ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये है ना 12 गुना 2 यानी 24 मिनट। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्पीड बाई ट्रेन का। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना 18 किलोमीटर, ये हो जाएगा 24 बटे में 60 करेंगे, 60 यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 के 24 बार 2 24 बार 5 60 2 9 18 नहीं 9 5 45 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर्स। यानी स्पीड आ गई ट्रेन की कितनी 45 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो भाई कि अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली, इस पॉइंट पर चली, ठीक है, ट्रेन का यहाँ से एक्सीडेंट हुआ और ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुँची। सेकंड केस में ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई, एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, फिर इसने डेस्टिनेशन पर अपना कवर किया। दो यहाँ पर पॉइंट जो बीच का गैप आ रहा है दो चीज़ों में, एक यहाँ पर आ रहा है एक यहाँ पर आ रहा है, ये होता है 18 किलोमीटर और ये कितने 18 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको फील कितना लग रहा है 24 मिनट में कर रहा है, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। अब एक चीज़ आप समझो कि भाई ये कितना 90 मिनट है, सॉरी 90 किलोमीटर है, कितना 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस यहाँ तक 90 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर। बात यहाँ से तक समझ में आ रही होगी आपको, कितना भाई 72 किलोमीटर। अब देखो जो ये फिलअप गैप है ना, ये गैप ये 18 मिनट का जो 18 किलोमीटर का जो गैप है, 18 किलोमीटर का जो गैप है वो 12 मिनट में फिल किया जा रहा है। कितने मिनट में 12 मिनट में फिल किया जा रहा है। यानी करने का मतलब ये हुआ कि अगर 12 मिनट इस एक्सीडेंट को मैं यहाँ पर ना कराकर इस एक्सीडेंट को मैं अगर यहाँ पर इस पूरे डेस्टिनेशन को यहाँ पर करा दूँ तो ट्रेन जो है अपनी डेस्टिनेशन कवर कर जाएगी। उसके बाद एक्सीडेंट करे कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो डेस्टिनेशन कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ट्रेन की जो एक्सीडेंट है यहाँ पर न कराकर यहाँ पर कराऊँ तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो 18 किलोमीटर का जो गैप हो रहा है इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, इसको फिल करने के लिए 12 मिनट का समय लग रहा है और इस 12 मिनट की वैल्यू कितनी है 18 किलोमीटर। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 6 दूनी का 12 और 6 या 18, ठीक है। यानी कि 2 मिनट में 3 किलोमीटर का गैप फिलअप हो जाएगा। और एक्चुअल में हमें गैप फिलअप करना कितना का है बताओ हमें, एक्चुअल में हमें गैप फिलअप कितना करना है। एक्चुअल में हमें गैप फिलअप करना है कि भाई यहाँ से जब यहाँ से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर पहुँचने में उसने कितना का समय लिया भाई 2 घंटे 32 मिनट का समय लिया, यानी कि 2 आवर्स 32 मिनट का समय लिया। यानी कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ मिनट में तो हो जाएगा कितना 152 मिनट। हमें देखो 3 किलोमीटर का गैप कवर करने के लिए 2 मिनट का समय लग रहा है। तो आप बताओ भाई कि 152 मिनट की गैप को कवर करने के लिए हमें कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो 2 में हमें कितना का मल्टीप्लाई करें कि 152 आ जाए, तो आप बोलोगे भाई 76 का मल्टीप्लाई करो तो 152 हो जाएगा। यहाँ भी 76 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 हो जाएगा। यानी कि 6 या 18 70 के 21 1 22 228 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 228 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा कितना 72 किलोमीटर और 72 और 28 कितना हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 300 किलोमीटर। क्या आपको एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत है? नहीं, आपको क्या करना है सिंपल इतना करना है। मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से चीज़ों को। इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को मैं छोटा करता हूँ। आपको ये देखना है भाई कि आपको ये देखना है कि गैप देखना है। देखो यहाँ पर कितना है 2 घंटे 20 मिनट, यहाँ पर है 2 घंटे 32 मिनट। और यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट पहले या फिर बाद में दिया होगा, इस केस में पहले दे रखा है। तो यहाँ पर देखो पहले कितना 18 किलोमीटर पहले हुई है। अब देखो स्पीड में कमी आएगी, जो इस बात है ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो स्पीड में कमी आएगी, यानी कि 1/3 का कमी आ रही है। कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल स्पीड था यहाँ पर आपको यही देखना है, रेशियो में कैलकुलेट करना है। 3 था, 1 का कमी है, कितना हो गया 2। टाइम कितना हो जाएगा भाई 2:3। एक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 है, सॉरी एक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 2 घंटे 20 मिनट, यहाँ पर 2 घंटे 32 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 12 मिनट। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें ओरिजिनल टाइम निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए 24 मिनट।
अब इस 24 मिनट ट्रेन की स्पीड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये हो जाएगा कितना 18 है, क्योंकि बीच में गैप कितना का 18 का, 18 बटे में 24 गुना 60 करोगे यहाँ से तो हो जाएगा कितना 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आ जाएगी स्पीड निकल कर आ जाएगी। आपसे पूछा भाई डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस आपको ये देखना है कि भैया 18 किलोमीटर पहले हो रहा है, यानी करने का मतलब ये 18 किलोमीटर का गैप कितने में फील हो रहा है, 12 मिनट में फील हो रहा है, यानी कि 12 मिनट में ये गैप हो रहा है 18 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है भाई, हमें कितना गैप को फिल करना है, क्योंकि ये पहले हो रहा है ना, अगर बाद में होता तो हम इस टाइम से करते हैं, ये पहले हो रहा है तो हम इस टाइम से करेंगे, ठीक है। अगर बाद में होता तो हम इस टाइम से करते हैं, ये पहले 18 किलोमीटर पहले है तो हम इस टाइम से करेंगे, ठीक है। तो कितना है 2 घंटे 32 मिनट, यानी कि हमें पहुँचाना है कितना 152, यानी हम कर सकते हैं भाई 12 से 152 कट जाएगा क्या 12, ऐसे कर लेना काटा 6 दूनी 12 6 18, यानी कि 2 से करेगा 76 बार, हमें यहाँ से 76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 76 से यानी कर सकते हैं भाई 152 मिनट में जो गैप कवर होगा कितना होगा, ये हो जाएगा 288 किलोमीटर। तो अभी भी जो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ वहाँ से 288 किलोमीटर ट्रेन चलेगा, और एक्सीडेंट से पहले कितना था 72 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे 72 कहाँ से आ गया भाई, 90 किलोमीटर जा रहा है ना, जब पहले एक्सीडेंट हो रहा है तो 90 में से 72 को 90 में से 18 को माइनस करेंगे तभी तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है, तभी तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आई आपको? चलो भाई अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सभागार में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, 8 9 11 के पंक्तियों में बैठाया जाता है तो 3 विद्यार्थी हमेशा बच जाते हैं। अगर उन्हें 15 के पंक्ति में बैठाया जाए तो कोई भी विद्यार्थी नहीं बचता है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 1000 से अधिक थी तो सभागार में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा कि उस एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें हम बैठाएं तो सारे एक पंक्ति में बैठ जाए, यानी कि एलसीएम हमें लेना पड़ेगा कितना का 9 8 9 11 और 12 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो इसको मैं फैक्टर करूंगा तो 2 × 2 × 2, इसको करूंगा 3 × 3, ये हो जाएगा 11, इसको कर 2 × 2 × 3। अब जब मैं एलसीएम कैलकुलेट करूंगा भाई यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 देन 3 × 3 देन 11। अब इसको देख लो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 18 के 24 24 थे 72 72 11 दूनी 22 77, ठीक है, जाएगा 795। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 18 के 24 24 तरीके यहाँ पर 2 होगा 792, ठीक है। अब ये 792 जो है ऐसे अगर मैं 792 विद्यार्थी को लूँ तो उनको 8 9 और 12 के पंक्ति में बैठाऊँ तो कोई भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा, कोई भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बैठ रहा है कह रहा है कि भाई 3 विद्यार्थी अभी भी शेष बच जा रहे हैं, तो इसमें 3 को ऐड करेंगे तो जो आएगा आपका 795। तो ये जो है आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोल के रखा है ना 1000 से अधिक है विद्यार्थियों की संख्या, तो अब जो आपको नंबर्स लिखने होगा 792 x + 3 और 15 पंक्ति में बैठा जा रहा है कि बटे में 15 से ये चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल के रहा है कि अगर 3 विद्यार्थी बच रहे हैं तब अगर ये 8 9 11 और 12 के पंक्ति में बैठा जाता है, अगर ये 15 के पंक्ति में बैठाया जाए तो कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं बचेगा। अब देखो भाई यहाँ से इसको 15 से डिवाइड करो, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 9 में से 5 गया 4, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर कितना बच रहा है 12। जो शेषफल रहता है वही हम लिखते हैं, यानी कि 12x + 3 बटे में 15। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें कि ये 15 से पूरे पूरे कट जाए। तो अब देखोगे 12 6 72, ठीक है, 12 6 72 3 75, यानी कि x की वैल्यू को अगर मैं 6 रखूंगा तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा। और इसी 6 को क्या करना है आपको यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना है, यानी कि जो आप 6 की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो ना इसको इसमें पुट करना है कि 792 × 6 + 3। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लो एक बार, 7 × 6 करोगे 42, यानी कि संख्या 4200 से ज़्यादा आना चाहिए, और 4200 से ज़्यादा आपका एक ही ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या होगी यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 4755। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखो बोल के रखा है कि एक चोर जो है एक वस्तु चुराता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। 4 मिनट बाद जो है पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचता है और चोर का तुरंत पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा आरंभ करने और 16 मिनट के बाद दोनों के बीच अभी भी 200 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूर पर पुलिसकर्मी को चोर पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की गति कितनी होगी, यही पूछा गया है। एक बार इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, देन आप सोल्यूशन को देखिए। मान के चलिए यहाँ से चोर चुराता है कोई भी सामान और यहाँ पर आके पकड़ा जाता है। इस पॉइंट पर बोला गया कि 4 मिनट तक उसे पुलिस को भनक ही नहीं लगा, यानी कि चोर जब यहाँ से चुरा कर भागा उस समय उसकी स्पीड हमें दे रखी थी 15 किलोमीटर पर आवर, और 4 मिनट तक यहाँ पर उसने भागा। 4 मिनट तक यहाँ पर उसने भागा। फिर पुलिस को पता चला, पुलिस यहाँ पर आया। अब पुलिस और चोर दोनों ने कितना भागा भाई? दोनों ने कितना भागना स्टार्ट किया? दोनों ने भागना स्टार्ट किया 16 मिनट तक। पुलिस भी यहाँ से 16 मिनट भागा, चोर भी यहाँ से कितना 16 मिनट भागा, ठीक है। चोर ने भी यहाँ से मान चलो यहाँ पर भागा होगा। पुलिस ने भी यहाँ से भागना स्टार्ट किया यहाँ से, और चोर ने भागना स्टार्ट किया कितना 16 मिनट तक। चोर यहाँ पर पहुंच गया, पुलिस यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि अभी भी दोनों के बीच में जो यहाँ पर गैप दिख रहा है कितना का 200 मीटर का गैप है। और इस पॉइंट पर जाके दोनों पकड़े गए, ठीक है, यानी कि पुलिस जो है चोर को पकड़ लिया। तो अभी भी इसके बीच में 200 मीटर का गैप रह गया है। तो यही बोला गया है भाई कि अपराध स्थल से कितनी दूरी बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, और पुलिस की स्पीड भी हमसे पूछी गई है। अब यहाँ से देखिए, समझिए कि अगर 4 मिनट तक चोर भागा तो कितना भागा होगा, उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से। हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई, हो जाएगा 15 × 4/60, यानी 4 से कट जाएगा 1 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि इसने 1000 मीटर तक भागा होगा। यहाँ पर इसने 1000 मीटर तक भागा होगा, तो 16 मिनट में कितना भागा होगा? अगर 4 मिनट में 1000 जाएगा तो 16 मिनट में कितना जाएगा? 4000 मीटर। 4000 मीटर भाग गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप कितना था? 1000 मीटर का, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 200 मीटर का। यानी हम कह सकते हैं 800 मीटर का जो गैप है वो पुलिस के द्वारा कवर कर लिया गया है। यानी 800 मीटर का गैप पुलिस के द्वारा 4 मिनट में कवर किया गया, तो 200 मीटर का गैप को कवर करने में पुलिस के द्वारा समय कितना लगेगा? बताओ भाई। सॉरी, 4 मिनट नहीं, 16 मिनट, क्योंकि पुलिस जो 16 मिनट भाग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि पुलिस जो अभी भागना स्टार्ट किया है यहाँ से, यानी कि 16 मिनट में। तो कोई 16 मिनट में पुलिस के द्वारा इस 1000 मीटर के गैप को कम करके 200 मीटर लाया गया, यानी कि 800 मीटर का गैप कवर कर लिया गया 16 मिनट में। तो 200 मीटर का गैप कवर कितने दिन में करेगा भाई? 4 मिनट में करेगा। यानी 4 मिनट में 200 मीटर का गैप जो है कवर हो जाएगा यहाँ से। बात समझ में आई आपकी? यानी कि और पुलिस जो है 4 मिनट तक और भागेगा, उसके बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। यानी कि इस 200 मीटर को कवर करने के लिए 4 मिनट तक पुलिस के द्वारा भागा जाएगा तय। देन क्या होगा कि भाई ये पूरा का पूरा जो चोर है यहाँ से यहाँ तक आकर पकड़ा जाएगा। यानी कि टोटल उसने कितना भागा? यहाँ पर 4 मिनट था, ठीक है। चोर द्वारा कितनी भागी? यहाँ पर 4 मिनट, यहाँ पर 16 मिनट, और यहाँ पर 4 मिनट में 16 4 20, और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो चोर के द्वारा भागा कितना गया? 24 मिनट। ये निकल कर आई, आपके क्या टाइम निकल कर आई। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। देन ये हो जाएगा कितना? स्पीड कितना है इसका? 15 × 24/60, तो हो जाएगा कितना? 6 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं भाई कि 6 किलोमीटर जो है वो चोर भागा होगा और उसके बाद पकड़ा गया होगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि हमसे पूछा है क्या, कि हमसे पूछा है कि भाई आप स्पीड भी बताइए पुलिस की, ठीक है। तो पुलिस की स्पीड हम p मान लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा p माइनस का 15, क्योंकि चोर का भी स्पीड हमें दे रखा है ना 15 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? p माइनस का 15। अब देखो भाई 16 मिनट में जो है गैप को कवर, यानी कि पुलिस ने 16 मिनट यहाँ से भागा, तो 16 बटे में हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, बटे में 60, और ये कितना हो जाएगा? गैप कितना कवर कर रहा है इसने? 800 मीटर का गैप कवर किया, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 1000। यानी 2 जीरो आपका ये कट गया, 1 जीरो आपका ये कट जाएगा, और 2 3 6 और 2 4 8, 4 से ये कट जाएगा ये, ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं p
ठीक है, एक 8 से कटेगा 2 बार में, दो जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका ये कट गया, 2 3 से 2 चौके 8, 4 से आपका ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 4p माइनस का 60 बराबर 3। मुझे लगता है कि हमने कहीं पर गलत कटाया भाई, एक बार दोबारा से मैं इसको देख लेता हूँ। ये 3 जीरो आपका यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 2 3 6 2 8 16 और 8 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या p माइनस 15 इक्वल्स टू 3, देन p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर हमने गलत थोड़ा सा कटा दिया था, इसलिए से आंसर नहीं आ रहा था अपना। तो ये हो गया कितना आपका, जो पुलिस की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड तो हमें दे ही रखी है, और चोर जो है कितना समय में किलोमीटर भाग गया होगा, 6 किलोमीटर भाग गया होगा। और आपसे पूछता है कि भाई पुलिस जो है चोर को कितना मिनट में पकड़ रहा, तो ये 16 मिनट ही हो गया, 4 मिनट ही हो गया, कितना 20 मिनट। तो पुलिस जो है इसको 20 मिनट में पकड़ लेगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 रुपये, सॉरी 10,200 रुपये एक व्यक्ति उधार लेता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर और 20% सिंपल इंटरेस्ट पर। अंत में उसे अमाउंट की रेशियो प्राप्त होती है 1:3 का। तो आपको बताना है कि 10% पर जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना रुपए था। अब देखो हम जानते हैं कि अमाउंट क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो आप हमें ये बताओ कि अगर मैं 10% 2 साल के निवेश करूंगा तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 120% या फिर 120 मानो, ठीक है। और इसको मानो अगर मैं 100 मान के चल रहा हूँ कि पूरी राशि 100 है, तो 100 पे 10% ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए कितना मिलेगा 20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120। उसी तरीके से 20 पे हो जाएगा कितना, 20 दूनी 40 यानी कितना हो जाएगा 140। तो जो इसका अमाउंट का रेशियो निकल कर आया कितना, 6:7 निकल कर आ गया। हम मान लेते हैं कि एक जो है 10% पे उसने निवेश किया 100 रुपये और 14% पे उसने निवेश किया कितना भाई 10,200 माइनस 100 रुपये उसने निवेश किया। अब हमें अमाउंट दे रखा है 6:7, इसको x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं, यानी कि 6x बटे में 6x बटे में इसको कर लेते हैं कितना, 6x बटे में 10,200 माइनस का x, 10,200 माइनस का x, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट है इन्वेस्टमेंट किया है इसने 6x, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कितना है 7 है, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 है ना। मैं एक बार दोबारा से आपको लिख देता हूँ कि भाई मान लो कि 10% पे उसने x राशि निवेश की, 10 रुपये में उसने 10% पे x राशि निवेश की, 14% पे 10,200 राशि निवेश की। तो इसको हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 6x बटे में 10,200 माइनस का x इंटू 7 बराबर है कितना हो जाएगा भाई आपका 1 बटे में 3। तो हो जाएगा कितना 18x इक्वल्स टू 7 दूनी 14, 1 और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25x इक्वल्स टू 7x 400 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 28 56। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 56, यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई कि 10% पे उसने जो राशि निवेश की थी वो कितनी थी 28 56 थी। अगर आपसे पूछता कि भाई 14% पे कितना उसने निवेश किया तो 10,200 में से 28 56 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार, सबसे पहले आप इसको ट्राई करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको पूछा जाए। एक दुकानदार इतना रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, ठीक है, एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, और ए का जो विक्रय मूल्य है बी के विक्रय मूल्य की तुलना में 109 रुपये अधिक है। पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है। हम मान लेते हैं भाई कि उस एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 ए है और दूसरे का आपका 100 बी है। तो इस केस में क्या होगा कि हम कह सकते हैं भाई कि अगर ये इसका सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक पर 15% का प्रॉफिट यानी कि 115 ए
और हो जाएगा कितना 75 बी, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। ये उसका एस पी आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, भाई कि 100A प्लस का 100B और ये किसके बराबर है, 2540 के बराबर है। ये 115A माइनस का 75B ये किसके बराबर है भाई, ये 109 के बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 3 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12 पंचों का 20, 21 और 3 दूनी 6 1 7 और ये हो जाएगा 9 चौके 36, 3 ये 4, यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर भी हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा कितना 300, देन ये कितना हो जाएगा 4 पंचों का 20, 4 2 6 460। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कितना आपका 760। ए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बताओ भाई, 8 3 11, देखो भाई 10 में से, अच्छा इसको जोड़ना है ना, घटा रहा हूँ, इसको तो जोड़ना है तो हो जाएगा 6 5 और 6 5 4 और 1 5, ये 7, यही होगा। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, हम 25 से 75 यानी कि यहाँ पर तो गलत हो रहा है भाई। 4 4 3 12 25 15 16, वही मैं सोचूं, यानी कि हो जाएगा कितना 6 5 0 8, यानी कि हम यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 856 अपन में 760। तो अगर मैं 10 बार में ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा आपका, 856 में 7600 में माइनस करता हूँ 6 5 4, ठीक है, और ये 0 7 6 42 यानी कि कितना हो जाएगा 10.6। तो हम इसको काटना चाहूँ तो 10.6 बार में इसको काट सकता हूँ। ए की वैल्यू कितना आ गई 10.6 आ गई, हम यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें रखकर। अगर ए की वैल्यू 10 पॉइंट कितना है 6 है, तो हम यहाँ से 100 बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 2540 माइनस का 1060, तो ये हो जाएगा कितना 0, 14 में 6 जाएगा 8 और ये 4 हो जाएगा ये 1, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ से मैं करूँ तो हो जाएगा 14.8। अब बी की वैल्यू 14.8 आ गया और ए की वैल्यू 10.6। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें रख देना है। अगर मैं इसमें रखूँगा 10.6 रखूँगा यहाँ से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 115 इंटू 10.6 बटे में 10 कर दो, 5 दूनी का 10 हो जाएगा 23, देन 2 से कटेगा 2 5 10 2 3 6, 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई। कैलकुलेटिव तो है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास कोई और मेथड होगा तो कमेंट कर देना। 3 दूनी का 6 और ये 5 दूनी का 10, 1060। देन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 3 9 और 5 3 15, ये जाएगा 9 6 5 11 1 1 2 1219, ठीक है 1219। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 1219 और बी की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 75 इंटू कितना था यहाँ पर 14.8 बटे में 10, तो 5 दूनी का 10, 5 से कटेगा 25, 15 बार में और ये 2 से कटेगा 2 7 14 2 चौके 8, तो 15 चौका 60 और 15 7 105 प्लस 6 6 5 11 यानी कि 1110। तो हम ऐसे कर सकते हैं बी की वैल्यू कितनी है 1110। तो टोटल ये एस पी निकल कर आया है, टोटल क्या निकल कर आया है, एस पी निकल कर आया है। तो हम कह सकते हैं भाई टोटल एस पी कितना हो गया इनका 9 2 3 2 2329 रुपये और सी पी कितना था भाई इनका 2540 रुपये। गैप कितने का आ रहा है इनमें, जाहिर सी बात है अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो लॉस होगा। प्रॉफिट वाले ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो लॉस होगा कितना का लॉस होगा भाई, यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इतना का लॉस हो रहा है इंटू 100 बटे में 2540 हो जाएगा 2110 अपन में 254। अब देखो भाई 10 बार में ले जाएंगे 2540, 9 बार में ले जाएंगे उससे कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 दूनी 18, 9 5 45, 18 4 कितना होता है 22, हमें चाहिए कितना 21, तो हम ले जाएंगे 8 बार में, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है 20, यानी कि लगभग इसके करीब आ रहा है। हम कर सकते हैं 8.3% जो है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, इसका क्या होगा लॉस होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हमें नहीं दिखा, ठीक है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक होगा इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसको आप बेसिक से कर सकते हो, आई होप सभी लोग कर पाएंगे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है, प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। रेशो से भी कर सकते हो आप, इसको बेसिक से भी कर सकते हो। 5x + 4 कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x + 4, तो रेशियो आ जाएगा कितना आपका 9/4। एक बार x के लिए करो, 5 का 20, 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा 2x, 4 चौके 16, 9 चौके 36, तो ठीक है 4 चौके कितना हो जाएगा 4 है ना 16 और 9 चौके 36, तो 36 में से 16 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ से। तो मूल संख्या में रख दो इसको x की वैल्यू की, अगर मैं x की वैल्यू को मूल ओरिजिनल नंबर में रखूंगा 5 है ना, तो हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 10। अब लग गया 5 घटाना है, तो इसमें 5 में माइनस करूंगा, इसमें भी 5 माइनस करूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा कितना 5, ये होगा ना। यार क्या यार, यहाँ से हम कर सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका एक 20 हो जाएगा, -5 इसमें भी करना है, तो हो जाएगा कितना आपका 45, ये हो जाएगा कितना आपका 15, कटेगा 3:1, 3:1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो से भी कर सकते हो भाई, इसको इक्वल करना पड़ेगा ना, 5:2 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 9:4 हो रहा है, डिफरेंस कितना कर रहा है 3 का डिफरेंस कितना का है 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से, तो जाएगा कितना 20:8, देन ये कितना हो जाएगा आपका 27:12। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 यानी कि 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 4 जोड़ 8 4 12, अच्छा यार मैं क्या करूँ, 5 का 20, 4 दूनी 8, 9 27, फिर यहाँ पर गैप बराबर क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, छोड़ो इसको, ठीक है। इसको आप घर से एक बार करके देखना कि भाई रेशियो कितना है 5:2 है और ये 9:4 है, यहाँ पर कितना का गैप आ रहा है 3 का, यहाँ पर गैप कितना आ रहा है अच्छा 5 का आ रहा है, ठीक है 5 इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 इसमें मल्टीप्लाई करो, 50 25 10 हो गया यहाँ पर, और 9 27 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई 4 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो आप यहाँ से ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, कितना हो जाएगा 25 दूनी का 50 और 10 दूनी का कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इनमें से 5 माइनस कर दो यहाँ से, यहाँ भी माइनस कर दो, तो हो जाएगा कितना 45, हो जाएगा कितना 15, देन 1 3:1, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है कि 2 वर्षों के लिए एक राशि निवेश की गई, रेट हमें 15% प्रति वर्ष से 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पे आपको देना है, जहां पर उसका अमाउंट बन रहा है 18,634 रुपये। तो उसी समान अवधि के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देखो 15% है ना, यानी कि स्लॉट कितने बनेंगे भाई, अगर मैं 8 मासिक करेंगे 2 साल के लिए तो 3 स्लॉट बनेंगे, 1 2 और 3, 8 8 और यहाँ पर 8 बनेगा, तभी तो 24 होगा 2 साल में। तो हमें रेट पहले निकालना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 15/12 × 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा 10%, यानी 10 से वैल्यू आ रही है 11, 3 बार का बात है, यहाँ पर हम करेंगे क्यू, ये हो जाएगा 10 का क्यू 1000,
11 का क्यूब 1331। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखी है 1 8 6 3 4। कितने बार में जाएगा? हमें 4 है ना, 14 14 दूनी 14 42 और एक 43 और 14, ठीक है भाई 14 बार में जाएगा। तो जो ये प्रिंसिपल हो जाएगा कितना आपका 14, यानी कि 14,000। अब इसे बोला गया 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये हो जाएगा 14,000 इंटू 5 और 2/100। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 14 कितना हो जाएगा 1400। तो साधारण ब्याज कितना होगा 1400 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गए भाई। देखो क्वेश्चन खत्म होंगे तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो थोड़ा सा भी तो एक बार कमेंट कर देना, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना भाई, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये एक कहा गया, फिर एक ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना आप, ठीक है भाई। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट हो तो बेझिझक भाई कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। बेझिझक आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत भी पढ़ाया होगा तो वो भी कमेंट कर देना, ताकि उसको सुधार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। क्योंकि आप और हम तो कोई भगवान है नहीं भाई, कहीं ना कहीं पर किसी भी चीज़ में गलती हो ही जाती है। तो ऐसा कोई चीज़ इशू नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको कमेंट करिए, उसको सुधार किया जाएगा। बाकी अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो भाई आप कमेंट उसको करना, ठीक है, उसका रिप्लाई मिलेगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन अगर आप पूछना है आपको तो उसके लिए @exampics_chat आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। @exampics_chat आप यहाँ पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो @Vishal10M, ठीक है। ये यूजर आईडी आप यहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, टोटल 12 या 13 क्वेश्चन होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें भी लगे कि भाई हमने यहाँ पर कुछ गलत किया है या फिर कुछ गलत पढ़ा है, ठीक है। ताकि देखो तभी हमको समझ में आएगा कि भाई क्या चीज़ है। बाकी एक और आज वीडियो आएगी मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। मैं उसको बताता हूँ कि मॉक टेस्ट के ऊपर आएगी, क्योंकि कल ना परसों से एग्जाम में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, बेसिकली मैं मैथ बताऊंगा कि आपको, और ओली बोर्ड पे जो लाइव टेस्ट होगा उसी का वीडियो आएगी, ठीक है। हो सकता है इसमें पिछली बार जो हमने दिया था उसमें से स्कोर कुछ आया था, इसमें कुछ स्कोर है, तो उसको भाई ज़्यादा इशू मत करना, ठीक है, क्योंकि स्कोर वेरिएशन होते रहते हैं। तो मैं मैथ का यहाँ पर बताऊंगा और लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है, और पर्टिकुलरली मैथ का क्वेश्चन कैसे करना है। मैथ में 3 टाइप होते हैं, एक होता है ईजी, देन मॉडरेट, और एक होता है हार्ड, ठीक है। अब देखो इजी क्वेश्चन सबको आते हैं, मॉडरेट उसमें से कुछ बनाते हैं, और हार्ड जो है काफ़ी लोग छोड़ कर आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी को बनाना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, इजी को बनाना है। मॉडरेट जो क्वेश्चन होंगे उनको क्या करना है, मार्क करना है, और जो स्किप करना है जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो जब इजी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे तो आप मॉडरेट क्वेश्चन को देखोगे। जब मॉडरेट क्वेश्चन बन गए, जब आपके पास टाइम बचा, तब आप हार्ड क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आप अपने प्रिपरेशन करो भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।